हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और हम अध्ययन कर रहे थे साइकोलॉजी, जो कि रीड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसमें हम अध्ययन कर रहे थे फ्रायड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत में हमने अब तक सिगमंड फ्रायड के बारे में थोड़ा सा जाना, उसके बाद में उनकी पुस्तकों के बारे में अध्ययन किया, और सबसे पहले हमने इनके सलाहकृतिक या आकारात्मक संरचना के बारे में अध्ययन किया, जिसमें इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी: चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। इनके बाद में हमने मूल प्रवृत्तियाँ देखी कि कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ हैं। मूल प्रवृत्तियों के बाद में हमने अचेतन मन की विधियाँ जानी और अचेतन मन के अस्तित्व के प्रमाण जाने। और अब हम आज इस क्लास में अध्ययन करेंगे गत्यात्मक संरचना मॉडल। मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड के गत्यात्मक संरचना मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे, डायनेमिक और स्ट्रक्चरल मॉडल के बारे में, कि इन्होंने मन के बारे में क्या क्या मॉडल बताए हैं या क्या क्या है, तो वो देखेंगे। तो इन्होंने 3 बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं उनके मॉडल के। इड है, एक ईगो है, एक सुपर ईगो है। तो थोड़ा बेसिकली देखते हैं कि इड क्या है। मनुष्य के अंदर जो जन्मजात गुण होते हैं वो होते हैं इड। ईगो है, ये होता है 1 से 1.5 वर्ष से शुरू, और सुपर ईगो होता है 5 से 6 वर्ष के मध्य जो होती है इनकी उत्पत्ति होती है। तो इड, ईगो और सुपर ईगो, इनके जो मॉडल है इनका मनोविश्लेषणवादी, इनके 3 प्रकार हैं: इड, ईगो और सुपर ईगो। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से अध्ययन करेंगे कि इड क्या होता है। देखिए, इड क्या है? यह एक आनंद का नियम है। आनंद के नियम के अनुसार कार्य करता है। केवल इच्छाओं की पूर्ति, लक्ष्य, उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक, सब ये होता है इसमें। और व्यक्तित्व का जो जैविक पक्ष होता है, बायोलॉजिकल जो एक्सपेक्ट होता है, वो है। ये क्या है? तो इड क्या होता है? ये होती है जन्मजात प्रवृत्ति, जैसे कामुक होना, आक्रामकतापूर्ण होना, नियमों को नहीं मानने वाला, अतार्किक होना है, आईडी व्यक्ति के अंदर का देते हैं। यानी कि ये मन की एक ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें बालक इस अपने मन की या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे कुछ भी गलत सही ना लगे, कोई भी बात नैतिक अनैतिक नहीं लगे, मतलब उसके मन की बात पूरी होनी चाहिए, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। उसको जो आनंद, जिसको उस बालक को जिस काम में आनंद मिलता है बस उसे वो प्राप्त होना चाहिए। इसमें कोई भी उसके लिए गलत नहीं होता, सही नहीं होता, सभी मतलब उसकी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। मतलब कह सकते हैं हम ये अतार्किक होता है। और इड जो होता है व्यक्ति के अंदर का दैत्य, मतलब एक मनुष्य के अंदर एक डेविल है। इड क्या होता है? मनुष्य के अंदर एक डेविल है। अब हम बात करते हैं अहम। देखिए, अहम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वास्तविकता का नियम है। इड से ही अहम की उत्पत्ति होती है, और ये तार्किक होता है ना, लॉजिकल होता है ये। इदम की इच्छाओं की परिस्थिति अनुसार पूर्ति करता है। यदि इड अपनी इच्छाओं की पूर्ति हर स्थिति में करता रहे तो इसके दुखद परिणाम होते हैं, परंतु सामाजिक ढांचे में ये संभव नहीं है, और इस कारण संबंध वास्तविकता से स्थापित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ईगो का विकास लगभग 1 से 1.5 वर्ष की आयु में इदम से होता है। अहम जो होता है ये वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा संचालित होता है। अहम को व्यक्तित्व का कार्यपालक माना जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार से व्यक्ति की विवेचन शक्ति है जो वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय करती है कि कौन सी इच्छाओं को कैसे और कितना संतुष्ट होना है। यानी कि क्या अहम क्या है कि अहम की जो उत्पत्ति होती है इड से ही होती है, लेकिन ये लॉजिक होता है। ये क्या करता है कि जो हमारे अंदर इच्छाएं होती है ना, उन इच्छाओं की पूर्ति परिस्थितियों के अनुसार करता है। यानी कि सामाजिक ढांचे को देखता है। ये जो चीज़ वास्तव में उसको सही लगती है, परिस्थितियाँ देखते हैं तो उनके अनुसार ये पूर्ति करता है, लेकिन जो चीज़ें गलत लगती है उसकी पूर्ति नहीं करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम वास्तविकता का नियम कहते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है रीट में आया था कि इड जो होता है, इड में क्या होता है कि बहुत सारी इच्छाएं जागृत हो जाती है, तो इन इच्छाओं को कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो यही क्वेश्चन यहाँ पे है कि इदम को नियंत्रण में रखने के लिए अहम द्वारा इड पे नियंत्रण कौन करता है? ईगो करता है। लेकिन कैसे करता है, किस नीति से करता है? तो वो होता है रिप्रेशन, यानी कि दमन नामक प्रक्रम से। दमन नामक प्रक्रम से इदम पे कंट्रोल किया जाता है, जो कि अहम से होता है। फ्रायड ने क्या कहा है कि फ्रायड ने कहा है कि ईगो से इड का संबंध घुड़सवार और घोड़े जैसा बताया है। यानी कि क्या घोड़ा कौन है इसमें? तो घोड़ा है इड, सॉरी घोड़ा है इदम, इड इसमें घोड़ा है और घुड़सवार हो जाएगा इदम। तो अब घोड़े को कंट्रोल कौन करता है? घुड़सवार करता है ना। वैसे ही इद को जो कंट्रोल करता है वो इदम करता है। ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है फ्रायड ने। और दमन द्वारा इड की अवांछित व असामाजिक इच्छाओं को अचेतन मन में धकेल दिया जाता है या दबा दिया जाता है। यानी कि इड में वो सब चीज़ें होती है जो मनुष्य करना चाहता है, लेकिन अहम क्या करता है कि जो जरूरी होता है, जो मतलब समाज की दृष्टि से सही होता है, या जो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय करता है कि ये इच्छा पूर्ति करनी है या नहीं करनी, तो इड का जो कंट्रोल करता है वो है अहम। तो ये हो गया इड और अहम।
और लास्ट में देखिए ईगो। ईगो अशंत, चेतन, अशंत, अर्धचेतन, अशंत, अचेतन भी होता है। और ईगो को व्यक्तित्व का प्रबंधक तथा व्यक्ति के अंदर का व्यक्ति माना जाता है। ईगो को क्या माना जाता है? व्यक्तित्व का प्रबंधक माना जाता है कि हमारे मनुष्य के जो व्यवहार को जो मैनेज करता है, कौन करता है? तो वो ईगो करता है, तथा व्यक्ति के अंदर का व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, मतलब सब जो पॉजिटिव है, अच्छा है, वही हमारा ईगो है, ईड का तो नहीं। लेकिन अब देखते हैं सुपर ईगो क्या होता है। ये अहम से भी ऊंचा होता है। आदर्शवादी सिद्धांत, नैतिक व्यक्तित्व के अंदर का क्या है? ये देव है, फरिश्ता माना जाता है इसको, है ना। कि समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान माता पिता द्वारा बताई गई बातों को बालक अपने में आत्मसात कर लेता है, जो बाद में चलकर पराह में विकसित होता है। मतलब नहीं होता कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आदर्शवादी जो होते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं, वो उनके अंदर एक आत्मसात हो जाती है, जो आगे चलने में नहीं होता कि ये चीज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी मम्मी ने मना किया है, ये नहीं करना है, हमारे पापा ने मना किया। वो चीज़ें हमेशा मतलब उन चीज़ों को सीख के रखते हैं। तो वो क्या होता है? वो होता है सुपर ईगो। ईड की तरह सुपर ईगो भी अवास्तविक है, क्योंकि सुपर ईगो नैतिक आदर्शों को पूरा करने के दौरान वातावरण में उपस्थित कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं देता है। सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो के बारे में कहा गया है कि भाई ये अवास्तविक है, क्योंकि सुपर ईगो नैतिक आदर्शों को पूरा करता है, और नैतिक आदर्शों को पूरा करने के दौरान क्या होता है? वो बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करता है। सुपर ईगो चेतन, अर्धचेतन व अचेतन तीनों ही प्रकार का होता है। व्यक्तित्व के तीनों भाग एक दूसरे से संबंधित हैं, और तीनों के सम्मिलित क्रियान्वयन द्वारा ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जिन व्यक्तियों का ईगो शक्तिशाली होता है, उसका व्यक्तित्व संतुलन होता है। ईगो जिसका अच्छा होगा, उसका व्यक्तित्व उतना ही संतुलन होगा। अहम इदम व्यापरा में उचित संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अगर किसी का देखो ईगो कमजोर है, अगर ईगो किसी का कमजोर हुआ तो व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। स्थितियां क्या होती है देखो, कि सुपर ईगो का ईगो प्रभावी होना। यदि कि किसी का सुपर ईगो ज़्यादा उनका ईगो प्रभावी है तो क्या होगा? मतलब नहीं होता, कुछ लोग कुछ देखते हैं कि इतने आदर्शवादी होते हैं कि कहीं शादी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कोई उनको बार बार किसी चीज़ को खाने का पूछता है तो वो मना ही करते हैं, बार बार मना करते हैं। तो क्या है? उनका ईगो पर उनका क्या सुपर ईगो हावी है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं जो हर चीज़ के लिए मना करते हैं या बहुत ज़्यादा आदर्शों पर चलते हैं, वो लोग वास्तव में अंदर ही अंदर घुटते हैं, विक्षिप्त अवस्था तक पहुंच जाते हैं, यदि आपका सुपर ईगो है हावी हो रहा है तो। और यदि इड का ईगो पर हावी होना, यदि इड अगर आपका ईगो पर हावी हो रहा है तो फिर वो अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। क्योंकि आपने देखा है ना कि इड का तो ये है कि वो तो असामाजिक है, उसके मन में कुछ भी मतलब इड का तो ये है कि उसको समाज में जो चाहिए वो चाहिए, चाहे वो नैतिक है चाहे वो अनैतिक है, बस उसको अपना सुख देखना है। तो इड का ईगो पर हावी होने से मतलब क्या होता है कि वो अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। और देखो, पराग के दो भाग होते हैं, अह आदर्श और अंतकरण। तो ईगो के दो भाग बता दिए ना। तो एक तो होता है ईगो आइडल, एक होता है कंसाइजेंस। तो देखिए दोनों कौन सा, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। तो इनके बारे में देखते हैं अभी। सुपर ईगो से देखिए क्या हो जाता है। तो एक ओसीडी नाम की बीमारी है, एक मनोविकार है कि जिससे क्या होता है, बच्चा एक ही क्रिया बार बार करता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है रीट में बार बार आते हैं कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास का एक बड़ा निर्धारक लैंगिक मूल प्रवृत्ति है, जिसमें शक्ति बल को उन्होंने लिबिडो कहा। मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं। भाई फ्रायड के अनुसार क्या है कि व्यक्तित्व का जो विकास है, इसका निर्धारण कौन करता है? लैंगिक मूल प्रवृत्ति को इन्होंने इंपॉर्टेंट माना, जिसको शक्ति बल जो मिलता है उसको उन्होंने कहा लिबिडो। और मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई। मानव विकास का मुख्य बल क्या है? तो लैंगिक मूल प्रवृत्ति होता है, जो प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों में कामुकता क्षेत्र से होकर विकसित होता है। ठीक है, तो ये मनोलैंगिक अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो ये होती है मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधानावस्था, सुप्तावस्था और जननेन्द्रिय अवस्था। कि अब देखिए इसमें अवस्था देखिए, आयु देखिए, लिबिडो का केंद्र देखिए, मुख्य विकास है और स्थिरीकरण है। अब इसको बच्चों के बारे में सोच के देखना कि छोटा जो बच्चा है उसको उसका जो देखिए उसका एक छोटे बच्चे के लैंगिक मूल प्रवृत्ति क्या है? तो मुख से होती है ना। तो आयु कितनी होगी? 0 से 1 साल का बच्चा है। और लिबिडो का केंद्र क्या है उसका? मुंह, जीभ, होठ। और मुख्य विकास क्या होता है इसमें? तो इसमें स्तनपान छूटना। और स्त्रीकरण इसमें हो सकता है। फिक्शन क्या होगा? तो इसमें क्या होता है कि धूम्रपान भी सीख सकता है और अत्याहार होता है ऐसे बच्चे। ठीक है, और जिनके लिबिडो का केंद्र गुदा होता है उसको क्या कहते हैं? गुदी अवस्था। आयु कितनी होती है? 1 से 3। ठीक है, तो इनको क्या होता है? इनका मुख्य विकास कहता है क्या कैसे होता है? तो इस अवस्था में टॉयलेट ट्रेनिंग सीखते हैं। और इनमें ऐसे जो बालक होते हैं कि जिनकी लिबिडो का केंद्र गुदा रहा था, तो उनकी स्त्रीकरण कैसे, मतलब उनका व्यवहार कैसे होगा? तो उनका व्यवहार अव्यवस्थित होगा। अब देखिए 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, अवस्था कैसी होगी? तो लैंगिक अवस्था होगी। तो इनके लिबिडो का केंद्र क्या होगा? तो इनके जो लिबिडो का केंद्र होगा वो होगा सेक्सुअल ऑर्गन्स, लैंगिक अंग होंगे। तो इनका मुख्य विकास क्या होगा? तो इनमें होता है कि ओडिपस और इलेक्ट्रा।
ये दो ग्रंथियां होती है लड़कियों में और लड़कों में अलग अलग। लड़कों में होती है ओडिपस और लड़कियों में होती है इलेक्ट्रा। तो इस ग्रंथि का समाधान होता है। इनसे क्या होता है कि यौन रोग या यौन क्षमताएं पैदा होती हैं। अब देखिए सुप्तावस्था होती है, ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें जो लिबिडो का केंद्र होता है कहीं भी नहीं होता। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था आती है, ये सब हम पढ़ रहे हैं सिगमंड फ्रायड के अनुसार भी, एक ऐसी व्यवस्था आती है जहाँ पे बच्चों के अंदर कोई भी मतलब कि लिबिडो का केंद्र कुछ नहीं होता, उनके दिमाग में सिर्फ खेल होता है। वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती जहाँ पे वो सेक्सुअली कुछ सोच सकें, है ना। तो ऐसी अवस्था होती है बाल्यावस्था, मतलब 6 से 12 साल का टाइम ऐसा आता है बाल्य के टाइम, बाल्य के जीवन में, कि उस टाइम उसकी बाल्यावस्था के बाद मतलब खेल में ध्यान होता है। इस वजह से इस अवस्था को क्या कहते हैं, सुषुप्त अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लिबिडो के अंदर कुछ भी नहीं है और मुख्य विकास होता है रक्षा प्रक्रमों की उत्पत्ति सीख लेते हैं और स्त्रीकरण जैसा है कुछ भी नहीं है। अब लास्ट में बच्चे के आगे 12 साल से ऊपर, तो यहाँ पे इनमें किशोरावस्था हो गई। तो इनकी अवस्था को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जननेंद्रिय अवस्था बोलेंगे। और लिबिडो का जो केंद्र है तो यहाँ पे हो जाएंगे लैंगिक अंग हो जाएंगे। और मुख्य विकास क्या होता है, तो यहाँ पे आके पूर्ण लैंगिक परिपक्वता जो होती है, मैच्योरिटी जो होती है बच्चों में आ जाती है। तो यहाँ पे आपने ये देखनी है अवस्था का नाम देखना है, मुख्य, गुदीय, लैंगिक, सुप्तावस्था, जननेंद्रिय अवस्था। आयु का ध्यान रखना है कि 0 से 1 साल, 1 से 3 साल, 3 से 6, 6 से 12। हालांकि ये जो सिद्धांत है इसका बहुत आलोचनाएं बहुत हुई थी कि भाई इतने छोटे बच्चे जो होता है 0 से 1 साल, 1 से 3 साल, उनके अंदर क्या मतलब लैंगिक मूल प्रवृत्ति नहीं हो सकती है ना। लेकिन ये फ्रायड ने ऐसा बताया था कि भाई 0 से 1 साल था उनमें भी लैंगिक मूल प्रवृत्ति होती है और उनकी जो अवस्था होती है तो वो मुख से होती है। और 1 से 3 साल जो बच्चा होता है उनकी जो लैंगिक मूल प्रवृत्ति होती है वो गुदिया होती है। तो ये सब चीज़ें किसने बताई थी, तो ये फ्रायड के अकॉर्डिंग है। तो आपने तो बस ये अपने को तो एग्जाम पास करना है, पेपर में पढ़ना है, तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी अवस्था किसमें क्या है और लिबिडो का केंद्र कौन सा है। तो हमें इस सिद्धांत को इस तरह से थोड़ा सा समझना है ना। तो ये 5 अवस्थाएं जो है ध्यान रखना, सुप्त अवस्था का विशेष ध्यान रखना है हमने। अब इनके बारे में जो है डिटेल में जो पढ़ना है हमने कि मुख अवस्था क्या है, गुदावस्था क्या था, जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। अब इसकी डिटेल पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहले मुख अवस्था या मुख चूषण अवस्था। देखिए इन अवस्थाओं के बारे में सबसे पहले देखिए मुख अवस्था क्या है कि मनोलैंगिक विकास की पहली अवस्था जन्म से करीब 1.5 साल तक होती है। इस अवस्था का कामुकता क्षेत्र क्या होता है, मुंह होता है। मुंह द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाएं जैसे चूसना, निगलना, जबड़े से कोई चीज़ दबाना आदि। तो इनकी 2 उप अवस्था बताइए, एक मुख्य चूषण अवस्था होती है, एक मुख्य काटन अवस्था होती है। तो मुख्य चूषण अवस्था जो होती है ये होती है जन्म से 6 वर्ष और मुख्य काटन अवस्था जो होती है ये 6 माह से लगभग 18 माह तक होती है। इसमें क्या होता है कि दांतों का बढ़ना, दांतों से काटना आदि। तो मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व क्या होता है कि ये व्यक्ति जो होते हैं आशावादी व दूसरों पर अधिक विश्वास वाले होते हैं। और मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व क्या होते हैं, यानी कि ये अवस्था जिनकी ज़्यादा एक्टिव हो तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर अत्यधिक प्रभुत्व तथा उनका शोषण भी करते हैं। तो सेकंड अवस्था आती है गुदावस्था या मुख मार्गीय अवस्था। यह अवस्था 1 से 1.5 वर्ष से लगभग 3 वर्ष तक होती है। कामुकता का इनका क्षेत्र होता है गुदा क्षेत्र। मल मूत्र त्यागने से संबंधित क्रियाओं से लैंगिक सुख की प्राप्ति करते हैं। इस अवस्था में अधिक या कम उत्तेजना होने से वयस्क अवस्था में 2 तरह के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। अब देखिए कौन कौन से वो। तो पहला है गुदा आक्रामक व्यक्ति। तो इससे क्या होता है कि क्रूरता, विनाशिता, विदेश, मतलब जो आक्रामक अवस्था होगी उससे तो क्रूरता, विनाशिता, विदेश, कमहीनता की प्रधानता होगी। दूसरी आती है गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व। तो इससे क्या होता है बालकों में हट, कंजूसी, कर्मबद्धता, समय निष्ठा की प्रधानता होगी। तीसरा सिद्धांत आता है हमारा तीसरा प्रकार, वो है लिंग प्रधानता, जो कि इंपॉर्टेंट है। फालिक स्टेज कहते हैं 3 से 5 वर्ष। तो कामुकता क्षेत्र जो है गुदा से हटकर यौन अंगों में स्थापित हो जाता है। बालक बालिकाओं द्वारा अपने यौनांगों में निहित अंतरों को पहचानने लगते हैं। इस अवस्था में लड़कों में मात्र मनोसंधि यानी कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स, लड़कियों में पित्र मनोग्रंथि यानी कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विकसित होती है। अब ये क्या होती है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, देखिए इसमें क्या होता है, ये ग्रंथि है, ये लड़कियों में नहीं, सॉरी लड़कों में होती है। ओडिपस में क्या होता है कि जो लड़कियां होती है, सॉरी जो लड़के जो होते हैं उनका अपनी माँ की तरफ प्यार होता है। और इलेक्ट्रा जो लड़कियों में होती है उनका क्या है, अपने पिता के प्रति जो स्नेह है वो दिखने लगता है ना। तो इन दोनों ग्रंथियों का ध्यान रखिएगा। मात्र मनोग्रंथि होती है ओडिपस। इसमें क्या होता है, लड़का अचेतन रूप से अपनी माता से लैंगिक प्रेम की इच्छा करता है और पिता से घृणा करता है। और पितृ मनोग्रंथि यानी कि इलेक्ट्रा में लड़की अचेतन रूप से पिता से लैंगिक प्रेम की इच्छा रखती है व माता से घृणा करती है। इन मनोग्रंथियों का सफलतापूर्वक समाधान होने से बालक में नैतिकता का विकास होता है। मतलब ये बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए और ये बच्चों में समझ में मतलब आए तो समाधान होने से क्या होता है कि बालक में नैतिकता का विकास होता है। इन ग्रंथियों के समाधान के लिए 2 कारक उत्तरदायी है, एक तो सुपर ईगो और एक तदात्मीकरण यानी कि आइडेंटिफिकेशंस।
तो इनको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चौथी अवस्था आती है अव्यक्त अवस्था, जो कि 6 से 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में कोई कामुकता क्षेत्र विकसित नहीं होता, लैंगिक इच्छाएं भी सुप्त हो जाती है। इस अवस्था में लैंगिक इच्छाएं उदातीकरण होना पाया जाता है। क्यों भाई? अर्थात लैंगिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार की अलैंगिक क्रियाओं जैसे शिक्षा, चित्रकारी, खेलकूद आदि के रूप में होती है। यानी कि बालक जो है वो कहीं और बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ये अवस्था जो होती है अव्यक्त अवस्था मानी जाती है। और लास्ट देखिए, जननेंद्रिय अवस्था, जनन अवस्था, मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था होती है, जो किशोरावस्था के आगमन प्रारंभ होकर चलने लगती है। जननेंद्रिय अवस्था कब से है? तो 12 से 13 वर्ष तक। इस अवस्था में क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाता है, यानी कि बच्चों में मैच्योरिटी आ जाती है। फ्रायड ने प्रथम 3 अवस्थाओं को प्रथम 5 वर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है, मतलब प्रथम 3 अवस्थाओं को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, एक यहाँ पे और नाम आता है, यहाँ पे फैक्ट आता है नार्सिज्म। तो नार्सिज्म क्या होता है? मतलब नार्सिज्म होता है कि फ्रायड के अनुसार शिशुअवस्था में शिशु जो होता है सिर्फ समय से प्यार करता है, सेल्फ लव जो होता है उसको कहते हैं नार्सिज्म, और अपने शरीर से ही लैंगिक संतुष्टि की प्राप्ति करता है। तो ये आप सभी ने ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में हमने मोस्टली जो देखा वो है मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, तो इनको आप ढंग से याद कर लेना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।